आज हम इस टॉपिक्स में डिफिनीशन, फॉर्मेशन, प्रोसेस एंड टाइप्स को एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसके अदर्स नेम्स की बात करें तो इसमें कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी तथा काप मिट्टी को जो है जलोढ़ मृदा के अन्य नाम के रूप में जाना जाता है तथा इसे एलुवियल सॉइल भी कहा जाता है। अधिकांश हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें जो जलोढ़ मृदा का अन्य नाम पूछ लिया जाता है। अगर हम यूपीएससी तथा यूपीपीसीएस के कुछ पीवाईक्यू के बारे में देखें तो वहाँ पे देखते हैं कि जलोढ़ मृदा के अन्य नाम के बारे में पूछा गया है। तो आइए इसे हम समझते हैं कि कछारी मिट्टी इसे किस कारण से कहा जाता है। सर्वप्रथम हम इसका इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी क्रस्ट हो गई, या हम कह सकते हैं कि मैदानी इलाका हो गया ये वाला हमारा, और ये हमारा पहाड़ी इलाका हो गया। हम ऐसे समझते हैं ये पहाड़ है, ये मैदान है। ये जो पहाड़ है, अधिकांश नदियां हम कह सकते हैं पहाड़ी इलाकों में से निकलती हैं। अधिकांश नदियों की बात करें तो ये सब पहाड़ी इलाकों से ही निकलती हैं। ये नदियां जो होती हैं अपने साथ रेत, गाद एंड चिकनी मिट्टी को बहाकर ला रही होती हैं। रेत, गाद एंड चिकनी मिट्टी। अब जब नदी मैदानी इलाकों में पहुंचती है तो इसकी प्रवाह की गति कम हो जाती है। गति कम होने पर जो नदी मिट्टी अपने साथ बहा के लाई होती है, ये मिट्टी मैदानी इलाकों में जमा होने लगती है। या हम कह सकते हैं कि नदियों के किनारे पहुंचते पहुंचते ये मिट्टी अत्यंत जमाव की स्थिति में आ जाती हैं। अतः हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि नदियों के किनारे यह जो मिट्टियों का जमाव की स्थिति है, इसे हम कछार के रूप में जानते हैं, और इसी कछार को हम कछारी मिट्टी नाम देते हैं। क्योंकि यह मिट्टी नदी के किनारे यानी कछार क्षेत्र में पाई जाती है, इसीलिए जलोढ़ मिट्टी को कछारी नाम दिया गया है। इसे हम इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं कि नदी द्वारा जो है पर्वतों में से मिट्टियों का अपरदन किया जाता है। उसके बाद नदी द्वारा ही इस मिट्टी का परिवहन भी किया जाता है पहाड़ों से निचले वाले इलाकों में, और नदी के द्वारा ही इसे नदियों के किनारे पर इसका निक्षेपण भी किया जाता है। और नदियों के किनारे इसका निक्षेपण होने के कारण और नदियों के किनारे कछार क्षेत्र में इसका निक्षेपण होने के कारण इसे कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो फिर इस प्रकार हमने जाना कि जलोढ़ मृदा को कछारी मिट्टी के नाम से क्यों जाना जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इसी दोमट मिट्टी को जो है दोमट मिट्टी के नाम से क्यों जाना जाता है। तो यहाँ पे हम ये भी जान लेंगे कि अधिकांश ये जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं ये मैदानी इलाकों में ही नदियों द्वारा इसका जो जमाव किया जाता है, उन्हीं स्थानों पे दोमट मिट्टी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि दोमट मिट्टी जो है बनावट के आधार पर दोमट होती है, क्योंकि रेत, सिल्ट और चिकनी मिट्टी की संतुलित मात्रा इसमें पाई जाती है। अतः जब इसमें हम बात करें तो रेत, सिल्ट एंड चिकनी मिट्टी जो होती है, जब इन तीनों के कण उचित मात्रा में मिलते हैं तो मिट्टी ना बहुत ढीली होती है और ना बहुत सख्त होती है, तथा ऐसी मिट्टी जो होती है वह कृषि के लिए आदर्श बन जाती है। तो आइए हम जानें कि कौन सी चीज़ें जलोढ़ मृदा में कितने प्रतिशत तक पाई जाती हैं। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि सामान्यतः अगर हम बात करें तो दोमट मिट्टी में जो रेत होती है वह लगभग 40% तक पाई जाती है। इसके अलावा जो इसमें सिल्ट की मात्रा होती है, जिसे गाद भी कहा जाता है, गाद या सिल्ट, इसकी मात्रा भी 40% ही पाई जाती है। इस प्रकार हमारा 80% यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तथा अगर हम पॉइंट 3 की बात करें तो यहाँ पे क्ले या चिकनी मिट्टी जो होती है, जिसे क्ले को हम चिकनी मिट्टी भी कहते हैं, क्ले या चिकनी मिट्टी की मात्रा जो है इसमें 20% सम्मिलित की जाती है। अतः इस 20 एंड 80 को मिला के यहाँ पे 100% हमारा कंप्लीट हुआ। इस प्रकार यह जो
एग्जैक्ट प्रतिशत हम ये कह सकते हैं कि इसमें भले ही हमने ये बताया है कि रेत 40%, गाद या सिल्ट 40% एंड क्ले एंड चिकनी मिट्टी 20% पाई जाती है, भले ही हमने ये बताया है, लेकिन अधिकांश ये जो एग्जैक्ट प्रतिशत होता है यह हर मिट्टी में, दोमट मिट्टी में हर जगह समान नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसका ब्रॉडली प्रतिशत या इस मिट्टियों का संतुलन में इसका प्रतिशत यही रहेगा। तो अब आप यहाँ पे ये समझिए कि यह संतुलन मिट्टियों का ये जो संतुलन की बात हमने की है कि यह महत्वपूर्ण क्यों है, संतुलन इम्पॉर्टेंट क्यों है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हम ये सामान्यतः हम ये जानते हैं कि रेत के जो कण होती हैं ये बहुत बड़े होते हैं। जैसे ये रेत के हमारे कण हैं तो ये बड़े होंगे, तो इसमें वर्षा का जो जल, इस पे वर्षा की जल की मात्रा जो यहाँ पे मिलेगी इन मिट्टियों के कणों को, इसके कण बड़े होने के कारण जो वर्षा का जल होगा वो बहुत जल्दी ही रिसकर नीचे की परतों में आ जाएगा तथा इसी रेत के कण के कारण ऊपरी मिट्टी जो है अत्यंत भुरभुरी हो जाएगी तथा यही मिट्टी तथा हम कह सकते हैं कि रेत के कण ही मिट्टियों को हवा भी अत्यंत मात्रा में देती है। इस प्रकार अगर हम रेत की बात करें तो रेत जो होता है वो पानी को जल्दी निकलने देता है तथा मिट्टी को हवा भी प्रदान करता है। तथा अगर हम गाद की बात करें तो गाद जो होती है यह मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ावा देती है। अगर किसी भी मिट्टी में गाद की मात्रा अधिक होगी तो वह मिट्टी अत्यंत ही उपजाऊ मानी जाती है क्योंकि ये पोषक तत्वों को पकड़ कर रखती है। तथा नंबर 3 में अगर हम चिकनी मिट्टी की बात करें तो ये जलोढ़ मिट्टी में 20% तक पाई जाती है तथा चिकनी मिट्टी ही जलोढ़ मिट्टी को नमी प्रदान करती है। जब ये तीनों मिट्टी के कण संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं तो मिट्टी न ज़्यादा पानी सोखती है और न ज़्यादा सूख पाती है, इसीलिए इसे आइडियल एग्रीकल्चरल सॉइल कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि जलोढ़ मृदा को किन किन नामों से और किस कारण से कहा जाता है। यहाँ पे अगर हम जलोढ़ मृदा की परिभाषा की बात करें तो वे मिट्टियाँ जो नदियों द्वारा अपक्षयित अवसादों को बहा कर लाने तथा समतल भूमि पर निक्षेपित करने से बनती हैं, उन्हें जलोढ़ मृदा कहा जाता है। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं जलोढ़ मृदा भारत की सर्वाधिक उपजाऊ और व्यापक मृदा है जिसका निर्माण मुख्यतः नदियों द्वारा लाई गई अवसादों से होता है। यह मुख्यतः गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी प्रणालियों के मैदानों में पाई जाती है। अधिकांश यूपीएससी मेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जलोढ़ मृदा की निर्माण की प्रक्रिया बताओ, तो उसके निर्माण की प्रक्रिया के क्वेश्चंस में हम सर्वप्रथम किसी भी मेंस एग्जाम से के क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन लिखना होता है। तो यहाँ पे अगर हम उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो ये वाला इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से लिखा जा सकता है। अगर हम मेंस बॉडी में निर्माण प्रक्रिया इसकी देखें तो नंबर 1 में अपक्षय होगा, नंबर 2 में अपर्दन होगा तथा नंबर 3 में परिवहन, फिर यहाँ पे बात करें तो निक्षेपण, उसके बाद जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि जलोढ़ मृदा क्या, अगर हम किसी भी मृदा के निर्माण की बात करें तो उसके 5 चरण से उसका निर्माण होता है। नंबर 1 में अपक्षय, फिर अपर्दन, फिर परिवहन, फिर निक्षेपण, उसके बाद उस मृदा के जमाव से उसका निर्माण होता है। तो आइए इसे हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, लेकिन पहले इसको यहाँ पे पढ़ लें फिर हम आगे चित्र के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे लिखा है कि अपक्षय टॉपिक के अंतर्गत हिमालय एवं प्रायद्वीपीय क्षेत्रों की चट्टानों का भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय होता है। इससे बजरी, रेत, गाद और चिकनी मिट्टी जैसे सूक्ष्म कण बनते हैं। इसके बाद जो मिट्टी का अपर्दन होता है तो नदियों की बहाव शक्ति इन अपक्षयित कणों को काटकर अपर्दित करती है। हिमालयी नदियाँ, जिसे गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि भी कहा जाता है, अधिक तीव्र ढाल वाली नदियों के कारण विशाल मात्रा में अवसाद बहा कर लाती हैं। नंबर 3 में अगर परिवहन की बात करें या ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ पे अपक्षयित अवसादों को नदियाँ अपने साथ ऊपरी धारा, मध्य धारा व निचली धारा तक ले जाती हैं तथा आगे बढ़ती हैं तथा नदी की गति कम होते ही अवसाद धीरे धीरे मैदानों में जमा होने लगते हैं। नदी द्वारा बार बार लाए गए अवसादों के निक्षेपण से नई एवं पुरानी जलोढ़ का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमने
पूरी जलोढ़ मृदा के निर्माण की प्रक्रिया समझी है। तो आइए इसे हम चित्र के माध्यम से भी देख लेते हैं कि जलोढ़ मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम चित्र के माध्यम से समझते हैं तो वह हमारे दिमाग में ज़्यादा अच्छी तरह से तथा ज़्यादा समय के लिए स्टोर होता है। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो ये हमारा हिमालयी क्षेत्र बन के तैयार हो रहा है। ये हिमालयी क्षेत्र मान लीजिए आप इसे। तथा यहाँ पे हमने अभी आगे ये पढ़ा कि किसी भी मिट्टी का पहले अपक्षय होता है, फिर अपर्दन होता है, अपर्दन के बाद परिवहन होता है, उसके बाद जो है निक्षेपण होता है और निक्षेपण के बाद ही उस मृदा का निर्माण होता है। इसी 5 प्रक्रिया के द्वारा सारी मृदा का निर्माण होता है। तो इसी 5 प्रक्रियाओं के द्वारा अभी हम यहाँ पे ये जानेंगे कि जलोढ़ मृदा का निर्माण किस प्रकार हुआ है। सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि अपक्षय जो होता है, मिट्टी का जो अपक्षय भौतिक एवं रासायनिक 2 तरीकों से होता है। तो भौतिक अपक्षय इस प्रकार होगा, जैसे किसी स्थान पे ये हम बात कर सकते हैं इन्हीं पहाड़ी इलाकों पर ही, कि जब सूर्य तब बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होगा, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके बहुत ऊंचे होते हैं और यहाँ पे सूर्य की मात्रा जो है डायरेक्ट पहुँचती है। तो सूर्य तब यहाँ पे जब अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होगा तो इसकी वजह से जो इन पहाड़ी इलाकों की जो चट्टानें होती हैं इनका अपक्षय बहुत अत्यंत तीव्र गति से होगा। भौतिक अपक्षय। और इस प्रकार अगर हम यहाँ पे रासायनिक अपक्षय की बात करें तो सामान्य नियम यह है कि जहाँ पे सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त होगा वहाँ पे जलवाष्प भी ज़्यादा बनेंगे, और जलवाष्प ज़्यादा बनेंगे तो वहाँ पे बादलों का निर्माण भी अत्यधिक होगा। तो बादलों का निर्माण अत्यधिक होने से वहाँ पे वर्षा की मात्रा भी ज़्यादा होगी। यही कारण है कि इन पहाड़ों पे वर्षा की मात्रा भी ज़्यादा होती है। और यहाँ अधिकांशतः हम ये जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में ही नदियाँ अत्यंत तीव्र गति से बहती हैं तथा अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल भी पहाड़ी क्षेत्र ही माने जाते हैं। इस प्रकार नदियों की बहाव शक्ति इन अपक्षयित कणों को काटकर अपर्दित करती है। से मान लीजिए ये नदियाँ बह रही हैं तथा ये जो कण थे इन्हीं कणों को ये अपर्दित करती हैं। तथा हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हिमालयन नदियाँ जैसे ब्रह्मपुत्र, गंगा हो गई या सिंधु हो गई, ये नदियाँ जो अत्यंत तीव्र ढाल वाली होने के कारण विशाल मात्रा में अवसादों को यहाँ से इन स्थानों से विशाल मात्रा में अवसादों को बहाकर नीचे की मैदानी इलाकों में, या हम कह सकते हैं कि घाटी वाले इलाकों में लेके आती हैं। इस प्रकार ये अवसाद इस तरह नदियों के साथ साथ मैदानी इलाकों से किनारे के साइडों में पहुँचते हैं। तथा जब ये नदियाँ अपने साथ अवसादों को बहा के लेके जाती हैं तो यह ऊपरी धारा में भी ले जाती हैं, मध्य धारा में भी ले जाती हैं तथा निचली धारा में भी ले जाती हैं। तथा इसी तरह इसी प्रक्रिया के द्वारा ये आगे बढ़ती हैं। अब हम इसके बाद हमने 3 चरण पढ़ा, अपक्षय, अपर्दन तथा निक्षेपण। 3 चरण पढ़ने के बाद अगर हम इसके निक्षेपण की बात करें तो अपक्षयित अवसादों को नदियाँ अपने साथ ऊपरी धारा, मध्य धारा तथा निचली धारा में ले जाने के बाद ये जब नदियाँ किनारे साइडों में या मैदानों के बीचों बीच पहुँचती हैं तो इनका वेग कम होने लगता है तथा ये जो अवसाद हैं ये सारे अवसाद मैदानों में जमा होने लगते हैं। नदियों द्वारा बार बार लाए गए अवसादों के निक्षेपण से नई एवं पुरानी जलोढ़ का निर्माण होता है। इस प्रकार हमने आपको जलोढ़ मृदा के निर्माण की पूरी संपूर्ण प्रक्रिया भी समझा दी है यहाँ पे। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जलोढ़ मृदा का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें अपक्षय, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण की संयुक्त भूमिका होती है। यही कारण है कि गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान दुनिया के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में शामिल है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि जलोढ़ मृदा क्या होती है, उसके प्रकार के बारे में तथा उसके अन्य नाम के बारे में
हमने बात की तथा उसके निर्माण प्रक्रिया के बारे में भी डिटेल्स में समझा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, या इसकी प्रॉपर्टी में हम रासायनिक गुण, भौतिक गुण एंड जैविक गुण के बारे में जानेंगे, तथा अदर जो टॉपिक्स छूट गए हैं उनके बारे में भी हम डिटेल्स में एक एक पॉइंट समझते हुए आपको समझाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।